नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। सच को छुपाओ और झूठ फैलाओ, भारत में यह खेल पुराना है। किस तरह से लगातार झूठे नैरेटिव, झूठे एजेंडे, झूठी खबरें गढ़ी जाती हैं, वो अब धीरे धीरे एक्सपोज होने लगा है। और जब इस तरह की खबर एक्सपोज होती है तो कई बार हैरानी होती है, कई बार शर्मनाक भी लगता है कि किस तरह से एक सच को सालों साल दबा कर रखा जा सकता है। इस देश में ऐसा इकोसिस्टम बना दिया, आजादी के बाद इस देश में ऐसा इकोसिस्टम बना दिया गया कि जहां पर एक झूठ को बार बार बोल करके उसको सच साबित करने की कोशिश की और सच को लगातार दबाया गया। लेकिन कहते हैं कि सत्य जो है ना, वो प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और जो सच है वो एक ना एक दिन चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के सामने आई जाता है। अब देखिए ना, 2002 में साबरमती गोधरा स्टेशन पर, गुजरात के गोधरा स्टेशन पर जो साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया था, जिस तरह से 59 कार सेवकों की हत्या की गई, नरसंहार किया गया, उस सच को इस देश से छुपाया गया, दबाया गया। और हैरानी इस बात की होती है कि इस सच को छुपाने दबाने में पूरा का पूरा सिस्टम शामिल था। देश की केंद्र सरकार, इसके अलावा देश में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, देश में तथाकथित बौद्धिक जगत के लोग, देश के नेता, देश के बुद्धिजीवी, सबने साबरमती में जो नरसंहार हुआ, साबरमती एक्सप्रेस में जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार को न सिर्फ दबाया बल्कि उसको, नरसंहार को एक हादसा दिखाने की, एक हादसा साबित करने की असफल कोशिश भी हुई। हालांकि ये पूरा मामला जो है, जब जांच में गया, अदालती लंबी प्रक्रिया से गुजरा, तो उसके बाद जो है वो सच सामने आया। साबरमती में, दरअसल गोधरा में जो साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया था, वो इसलिए जलाया गया क्योंकि उसमें अयोध्या से लौट रहे 59 कार सेवक थे, जो अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर चाहते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बने। लेकिन जिहादियों ने, दंगाइयों ने उस ट्रेन को निशाना बनाकर 59 कार सेवकों की हत्या कर दी, उनको जलाकर मार डाला। आप जानते हैं, उन 59 लोगों में करीब 20 बच्चे भी थे, महिलाएं थी। एक 2.5 साल का मासूम बच्चा था, जो जल करके खाक हो गए। लेकिन देश से इस सच को छुपाया गया। इसको पूरी तरह से कोशिश की गई कि इसको साबित करें कि यह एक दुर्घटना थी, रेल दुर्घटना थी। इसको साबित करने के लिए बड़े बड़े प्रपंच रचे गए। लेकिन अदालती प्रक्रिया में सच सामने आ गया। लेकिन फिर भी इस देश में गोधरा में जो कुछ हुआ, साबरमती एक्सप्रेस के साथ जो कुछ हुआ, उस पर इस देश में चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आई है जिस फिल्म के कारण साबरमती का सच वो देश देख रहा है। गोधरा का सच अब देश देख रहा है, और वो सच सामने आया है द साबरमती रिपोर्ट नाम की एक फिल्म से। ये फिल्म पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार देश भर में लोग देख रहे हैं। कई जगह पर इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, कई जगह पर इस फिल्म को लेकर अलग अलग तरह से कई जगह विरोध हो रहा है, कई जगह समर्थन हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अपने कैबिनेट और सांसदों के साथ इस फिल्म को देखा। ये एक महत्वपूर्ण अवसर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और संसद के सभागार में इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ, द साबरमती रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में इस फिल्म के जब प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें इस फिल्म के कलाकार, इस फिल्म के जो टीम थी, वो सब शामिल थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फिल्म देखने के बाद जो कलाकार थे, उनके लिए तो खुशी की बात ये थी कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के साथ, कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देखा। लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या? बड़ी बात जानते हैं, ये बड़ी बात ये है कि एक जो नैरेटिव इस देश में बनाया गया था कि साबरमती में जो कुछ हुआ, साबरमती गोधरा में जो कुछ हुआ, साबरमती एक्सप्रेस के साथ जो कुछ हुआ, वो दरअसल एक हादसा था,
उस पूरे नैरेटिव की अब हवा निकल गई है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस फिल्मकार ने इस फिल्म में अभिनय किया है, जो इस फिल्म का मुख्य पात्र है, क्योंकि उसने इस फिल्म में काम किया, उसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि उसको लगातार धमकियां दी जा रही थी। सिर्फ उस फिल्मकार विक्रांत मैसी को नहीं, बल्कि उसके परिवार के लोगों को भी लगातार धमकी दी जा रही थी और विक्रांत मैसी को मुस्लिम विरोधी साबित करने की अब कोशिश की जा रही है। जबकि विक्रांत मैसी का कहना है और फिल्म बनाने वालों का कहना है कि हमने सिर्फ कोशिश ये की है कि जो साबरमती का सच है, गोधरा का जो सच है, वो देश के सामने लाया जाए। पर सवाल यह है कि 22 साल तक इस सच को जिसने दबाया, आखिर गोधरा के वो गुनहगार कौन है? आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। गोधरा के उन गुनहगारों को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी मानसिकता को, उनके मन को, और इस साजिश को समझने की कोशिश करेंगे कि 22 साल तक जो गोधरा का सच देश की आम जनता नहीं जानती थी, अब जब वो सच सामने है तो गोधरा के गुनहगारों का चेहरा भी देश को जानना समझना चाहिए, जिन्होंने इस सच को छुपाया, दबाया और झूठ को फैलाया। आज दो टूक में इसी पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, जरा सुनिए और देखिए आज जब इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ संसद में तो क्या कुछ रिएक्शंस आए। हमें जर्नलिस्ट और मीडिया के एंगल से पिक्चर देखनी थी, तो हमने बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स से बात की जो 2002 में 2000, 2002, 2007 तक के रिपोर्टर्स थे। जो भी पिक्चर देखेगा, मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 70 to 80% इस पिक्चर में जो भी चीज़ें आप कैरेक्टर को भी करते हुए देखेंगे, वो ट्रू इवेंट से ही इंस्पायर्ड है। ये एक नॉर्मल विषय नहीं है जिस पर आप एंटरटेनमेंट, तड़का मसाला बॉलीवुड कर पाएंगे। ये एक सेंसिटिव मुद्दा है जिसको आप बहुत ही आपको सावधानी के साथ, आपको संवेदना के साथ बनाना होगा, विद सारे फैक्ट्स और तथ्यों को ध्यान में रखकर। तो ये जाहिर सी बात थी कि इस पर रिसर्च बहुत जाने वाली थी, जो कि हुआ। मैं ऑनेस्टली एज एन आर्टिस्ट इस फिल्म से जुड़ी इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है हमारे देश में सच जानने की बहुत ज़रूरत है, सच्ची दुर्घटनाओं के बारे में। और हमारे फिल्म में जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में बहुत कम बनती हैं कि मैं शुरू से ये कह रही हूँ कि एक होता है सच अपनी जगह स्थिर रहता है और उसके आगे होते हैं डांस ऑफ पर्सपेक्टिव। तो ये एक ऐसी फिल्म है, बहुत हिम्मत से हमने ये फिल्म बनाई थी, रिसर्च के साथ बनाई थी। हमारे देश का जो इतिहास है और कैसे ये जो हमारी जो पहले की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया और एक दूसरे के साथ में मिलके किस तरह से जो लोगों की जान गई, उनकी जो है एक तरह से चिताओं की आग पे जिसे कहते हैं राजनीतिक रोटियां सेकी गई। तो ये सब देखने को मिलता, दुख होता है। तो सच को नहीं किया स्वीकार, आखिर कौन है गोधरा के गुनाहगार? दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, आइए आज के मेहमानों से परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज इस डिबेट में 5 लोग इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत नागर मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के समर्थक हैं, यूँ कहना चाहिए। मानवी तनेजा है मेरे साथ, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। मेरे साथ आशीष जोशी जुड़े हैं। आशीष जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये जो गोधरा का इंसिडेंट हुआ टेलीविज़न पर, तब ये गुजरात में थे और टेलीविज़न पर इस खबर को ब्रेक करने में आशीष भी उन पत्रकारों में शामिल थे जिन्होंने टेलीविज़न पर इस खबर को ब्रेक किया था। और मेरे साथ गुजरात से उद्यन रावल जुड़े हैं। उद्यन रावल कार सेवक हैं और उस ट्रेन में शामिल थे। उस ट्रेन में जो कुछ हुआ उसको इन्होंने बड़ी करीब से देखा। सौभाग्यशाली रहे कि आज सुरक्षित हैं, हमारे बीच में हैं। उन 59 कार सेवकों की तरह उनको भी कम से कम क्षति नहीं पहुंची, ये एक अच्छी बात है। सभी मेहमानों का शुक्रिया।
उद्यन रावल जी, मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। आप उस ट्रेन में थे, मुझे नहीं मालूम आपने फिल्म देखी नहीं जी। एक छोटी सी निवेदन कर दूं जी। आप जारी रखिए डिबेट, सबसे आखिर मुझे बुलाइएगा। देखिए, आपने एक विषय रखा, इतना दबाव है एक्टर्स के ऊपर कि आज विक्रांत मस्सी ने कहा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो इतनी बात से वो पक्ष छूट गया। बाकी अब जारी रखिए, तो इतना दबाव है इकोसिस्टम का। जी हाँ, वो रिटायरमेंट की खबर मैंने देखी और मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसकी पुष्टि ज़रूर आप मतलब खबर ये पक्की है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, लेकिन किस वजह से क्या हुआ इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं गया। लेकिन अगर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जिस तरह के दबावों का वो सामना कर रहे हैं इस फिल्म को बनाने के बाद, उसके बाद अगर उस दबाव में उन्होंने फैसला लिया तो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्रतिभाशाली कलाकार को अगर एक सच्ची फिल्म बनाने के बाद इस तरह के दबावों का सामना करना पड़ता है तो। बहरहाल उद्यन रावल जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। आप उस ट्रेन में शामिल थे, आपने, मुझे नहीं मालूम आपने फिल्म देखी या नहीं देखी, आपने तो रियल में सब कुछ देखा। क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि आज आप जब रिकॉल करते हैं उस इंसिडेंट को, आपको लगता है इतना बड़ा घटनाक्रम, इतना बड़ा नरसंहार, और उसको किस तरह से इस देश में पूरे इकोसिस्टम ने दबा दिया, छुपा दिया? उद्यन रावल जी, उद्यन रावल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है उद्यन रावल जी के पास आवाज़ नहीं जा रही। मेरी टेक्निकल टीम देखे उद्यन रावल जी सुन क्यों नहीं पा रहे। मैं आशीष जोशी आपके पास आ रहा हूँ जी। आशीष, आपने इस खबर को ब्रेक किया था, ठीक है? और जी बिल्कुल अशोक जी, ये मेरा दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों है कि गोधरा कांड को सबसे पहले मैंने ही एक पत्रकार के तौर पर इस पूरी घटना का कवरेज किया था, और सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचने वाला मैं पहला पत्रकार था। उस दिन दुर्योग से अगर कहें कि गोधरा के जो स्थानीय पत्रकार हैं वो एक किसी कार्यक्रम के कवरेज के लिए गोधरा से बाहर गए हुए थे, वो गोधरा में नहीं थे, और उस समय मोबाइल नेटवर्क जो है बहुत लिमिटेड एरिया में काम करते थे, इसलिए गोधरा के जो स्थानीय पत्रकार हैं वो उस समय गोधरा में मौजूद नहीं थे। मेरे पास जैसे ही साबरमती ट्रेन जब ये गोधरा पहुंची और वहां विवाद की शुरुआत हुई, और उसकी शुरुआत के बाद मुझे मेरे फोन नंबर पर वहां से कॉल आने लगे थे कि यहाँ कुछ बड़ा हादसा हो गया है। फिर इसके बाद लगातार जब मेरे पास कॉल आए तो मैं उस समय मैंने फिर तत्काल वहां की उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर हैं जयंती रवि जी, उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे कंफर्म किया। मैं तुरंत जो है जो अहमदाबाद से गोधरा के लिए रवाना हुआ, और मैंने उस घटना स्थल पर मैं पहुंचा, और वहां जो दृश्य देखा वो बहुत ही, जैसा आपने कहा शुरुआत में, कि बहुत ही विभत्स दृश्य था। जिस तरीके से वहां पर जो है जो कराची के शरीर तो इतने जल चुके थे कि वो मांसों का लोथड़ा बन चुके थे, और इस तरह का पूरा दृश्य था। और आज आप जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या ये उस दिन जो है महत्वपूर्ण दिन था, 27 फरवरी 2002, क्योंकि वो उनके मुख्यमंत्रित्व काल का पहला बजट उस समय उन्होंने वहां पर उनकी सरकार ने प्रस्तुत किया था गुजरात विधानसभा में। उसी दिन का यह हादसा है। और जैसा आपने कहा कि पूरे ये दुर्भाग्य की बात है। आज अभी तक हालांकि मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मुझे इस बात का ये संतुष्टि है कि कम से कम गोधरा का सच आज 22.5 साल बाद दुनिया के सामने, नहीं आशीष, पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूंगा सच आया सामने, लेकिन अब भी एक सच का एक बड़ा हिस्सा जो आशीष मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, मेरा मुख्य आज से सवाल ये है कि ये आपने इस खबर को ब्रेक किया, ठीक है? आप उस वक्त गुजरात में थे, मैं उस वक्त दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आखिर इतनी बड़ी खबर ब्रेक हुई, उसके बाद इस खबर को किस तरह से, इस खबर को दबा दिया गया, इस खबर को लाग लपेट करके इसमें जो है अलग अलग झूठ इसमें प्रसारित किए गए। ये ठीक है कि उसके बाद गुजरात में दंगा हो गया और वो एक ज़्यादा बड़ी खबर बन गई, उसकी वजह से गोधरा की खबर पीछे छूट गई, समझ में आता है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह के झूठ इसको लेकर के बनाए गए, क्या एक पत्रकार होने के नाते आपको उस वक्त हैरानी होती थी कि भाई मैं उस रिपोर्ट को मैं कर रहा हूं, मैं ब्रेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं ये क्या है, और पूरी खबर को आपने देखा लेकिन उसको कोई और स्क्रिप्ट लिख दी गई? बिल्कुल अशोक जी, मुझे आज तक इस बात की पीड़ा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा 27 फरवरी 2002 को यह हादसा हुआ और 28 फरवरी को पोस्ट गोधरा हुआ, तो पूरी दुनिया ने, पूरे मीडिया जगत ने इस बात की पोस्ट गोधरा की चर्चा की। लेकिन जब गोधरा की बात आई तो उसको, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को सिर्फ एक एक्सीडेंट के तौर पर जो है प्रचारित करने का काम
मीडिया के एक बड़े सेक्शन ने किया। क्योंकि मैं, चूंकि जैसे मैंने कहा कि वहां स्पॉट पर सबसे पहले पहुंचा था, मेरे अपने पास मेरे कैमरे पर जिस तरीके से बाइट्स थी वहां के आरपीएफ के तत्कालीन इंस्पेक्टर जो एक क्रिश्चियन थे, उन्होंने मुझे ऑन कैमरा बताया था कि किस तरीके से वो अपने घर से उन्होंने लाउड स्पीकर पर ये सुना कि ये आग कर दीजिए, पूरी सारे घटनाक्रम को उन्होंने मेरे साथ किया। यानी पूरी कॉन्स्पिरेसी थी ये पूरी। अगर हम बात करें गोधरा की, तो ये पूरी सुनियोजित षड्यंत्र था कि ये पूरी घटनाक्रम को कोई तात्कालिक घटना नहीं थी, ये पूरे सोचे समझी उसके तहत इसको अंजाम दिया गया था। लेकिन उसको इस तरीके से सिर्फ पूरी दुनिया ने जो है पोस्ट गोधरा की चर्चा की, यानी गोधरा के बाद, इस हादसे के बाद जो दंगे हुए, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसकी चर्चा की। लेकिन इस पूरे हादसे को, इस कॉन्स्पिरेसी को सिर्फ एक एक्सीडेंट के तौर पर जो है बताकर उसको दबाने की कोशिश की। तो ये हमेशा से मेरे मन में पीड़ा रही कि इस पूरे हादसे का सच सामने आना चाहिए, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का जो है ये सच सामने आना चाहिए। और आज भी मुझे पीड़ा होती है कि इस कॉन्स्पिरेसी के जो कुछ किरदार हैं वो आज भी जो है जमानत पर हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे इस घटनाक्रम को कवर करने आशीष, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। जो लोग, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग जो है जमानत पर हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस गोधरा के सच को जिसने झूठ साबित करने की कोशिश की, गोधरा के असली गुनाहगार तो वो हैं। वो लोग तो चलिए, जो लोग अदालती ट्रायल में है वो हो गए, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस गोधरा के सच को छुपाया, क्या देश को आज ये नहीं जानना समझना चाहिए आखिर वो लोग कौन लोग थे और जिन्होंने इस तरह से पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को बदलने की कोशिश की, और उनकी क्या मंशा थी। मैं मोटे तौर पर मानता हूं गोधरा के 3 बड़े गुनाहगार हैं, 3 बड़े गुनाहगार, छोटे छोटे बहुत हो सकते हैं। उसमें एक डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। अगर वो प्रधानमंत्री थे तो इस तरह से उनके प्रधानमंत्री काल में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका रेल मंत्री एक फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार करवाता है, एक फर्जी जो है आयोग बैठाता है, और वो आयोग कहता है कि जो साधु संत उसमें थे वो आग लेकर आ रहे थे और उससे जो है आग लग गई। वो ये कहते हैं कि अंदर जो लोग थे वो चूल्हे पर कुछ रोटी बना रहे थे, खाना बना रहे थे, उसके कारण ये पूरी स्क्रिप्ट अगर लालू यादव ने लिखी। सबसे बड़े गुनाहगार लालू यादव हैं जो उस वक्त रेल मंत्री थे, और सिर्फ 4 महीने के अंदर उनके रेल मंत्री रहते पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई। 4 महीने में नानावटी कमीशन इसकी पहले से जांच कर रहा था, उसके बावजूद उन्होंने एक और कमीशन बनाया सिर्फ इस बात को, गोधरा के सच को छुपाने के लिए। और तीसरी गुनाहगार, अशोक जी मैं आपको जो आपने कहा, मैं 1 मिनट तीसरे गुनाहगार का नाम ले दूं, 1 मिनट नहीं, तीसरे गुनाहगार उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी। मैं मोटे तौर पर मानता हूं ये 3 लोग गुनाहगार हैं जिन्होंने इस सच को देश से छुपाने की कोशिश की। आशीष अपनी बात कीजिए, फिर मैं आगे बिल्कुल आप अभी जो कह रहे थे, जैसे आपने कहा कि नानावटी शाह कमीशन जो है इसकी जांच कर रहा था गोधरा कांड की पहले से ही, क्योंकि पूरे मामले की जांच हो रही थी। लेकिन जैसे ही 2004 में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने, उन्होंने इसके लिए रेलवे की तरफ से अलग से बनर्जी कमीशन आयोग गठित किया। हालांकि अच्छी बात यह है कि गुजरात हाईकोर्ट ने फिर इसको बनर्जी कमीशन को क्वेश कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जब एक मामले की जांच ऑलरेडी एक न्यायिक आयोग कर रहा है तो दूसरा आयोग इसकी जांच नहीं कर सकता। ये एक अच्छी बात है कि जो इस तरह का प्रयास, इस पर राजनीति करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब ये गोधरा का जो हादसा हुआ उस समय आज जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे वाजपेयी सरकार में, और उनको एक नीचा दिखाने के लिए बिहार की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और अपना राजनीतिक उसको उन्होंने बनकर बनर्जी आयोग बनाया। नहीं आशीष इसको इतना छोटे कॉन्सेप्ट में मैं नहीं देखूंगा कि लालू वर्सेस नीतीश। मैं ये कह रहा हूं एक बड़ी साजिश थी, और वो बड़ी साजिश क्या थी कि किस तरह से दंगों को पूरी तरह से फोरफ्रंट पे लाया जाए, और जो कार सेवकों के साथ जो जिहादियों ने किया उसको छुपा दिया। इसलिए मैंने कहा मोटे तौर पर ये 3 लोग हैं जो गोधरा के गुनाहगार हैं। दुष्यंत नागर, आखिर ऐसा क्यों किया होगा उस वक्त की सरकार ने? आप ही को ज्यादा जानकारी है इस विषय में, क्यों किया होगा, क्योंकि सारा फैसला आपने बैठ के यहाँ सुना दिया। आप तो जज की तरह बात कर रहे हैं। आप काउंटर कीजिए मुझे ना, जानकारी नहीं आप काउंटर कीजिए मुझे। राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी।
राज्य और केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दुष्यंत जी मैंने मैंने जो रेल दुर्घटना हुई उसके लिए मैंने जिम्मेदार नहीं ठहराया। सुनिए मेरी बात, मेरा फैक्ट समझ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए ना। दुष्यंत जी मेरा पूरा फैक्ट समझ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। दुष्यंत जी मेरा पूरा फैक्ट समझ लीजिए। दुष्यंत जी मैं जो सवाल उठा रहा हूं पहले उसको समझ लीजिए। दुष्यंत जी पहले जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लीजिए। पहले जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। दुष्यंत जी सुनिए एक मिनट। दुष्यंत जी पहले सच को समझ लीजिए, शोर मचाने से नहीं होगा, पहले समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं पहले उसको समझ लीजिए। दुष्यंत नागर जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लीजिए, चिल्लाइए नहीं। इनकी आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। मैं जो कह रहा हूं कम से कम उसको आवाज बंद कीजिए, डाउन कीजिए। दुष्यंत नागर मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए पहले मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो दंगा हुआ, जो आगजनी हुई उसके लिए 300 लोग जिम्मेदार थे। मैं ये कह रहा हूं कि सच को क्यों झुठलाया जा रहा था, उसके लिए कौन जिम्मेदार थे। आखिर एक जो नरसंहार हुआ, जो ट्रेन जलाई गई, उसको अगर एक ट्रेन हादसे की संज्ञा दी जा रही है, उसको अगर एक ट्रेन हादसा बनाया जा रहा है, तो वो कौन बना रहा है। मेरा सवाल उसको लेकर है। मानवी तनेजा आपने, मुझे नहीं मालूम आपने फिल्म देखी या नहीं देखी, कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं, क्या कहेंगी आप। देखिए मेरे को बहुत दुख लग रहा है कि इस वक्त जो बॉलीवुड है वो दो हिस्सों में बंट चुका है। एक बॉलीवुड जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के तहत पिक्चर बनाता है, जो लोग देखना पसंद करते हैं, और दूसरा जो है वो सत्तावुड बन चुका है। कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के तहत वो पिक्चर बनाते हैं। जैसे पहले आई कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी, अब कंगना की आने वाली इमरजेंसी और ये साबरमती रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाते हैं, जो लोग मुझे लगता है पसंद नहीं करते। अभी मुझसे पहले जो स्टार्टिंग में किसी ने बोला कि विक्रांत मैसी ने बोल दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने फैंस को बहुत निराश किया है। फैंस बहुत उदास हो गए कि एक तरफ आप बनाते हैं 12th फेल मूवी, जिसमें आप बोलते हैं कि सरकार चाहती नहीं कि देहाती लोग पढ़े, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो उनका वोट बैंक असर करता है। वहां से उसको बहुत सराहा और वो कहीं ना कहीं रातों रात बहुत फेमस स्टार बन गया, बहुत पिक्चर मिल गई। और एक तरफ आप एक प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनाते हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको इतिहास दिखाना ही है तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी 2023 में। 2023 में आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी इसी चीज पे थी, गोधरा कांड पे, तो आप उसको दिखाने देते, उसको आपने बैन कर दिया। लेकिन ये सत्तावुड ने प्रोड्यूस करी है, ये जो डायरेक्शन है वो सत्तावुड से है, इसलिए आप उसको दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्स यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि पिक्चर में सच्चाई कुछ और थी, दिखाई कुछ और गई। एक सवाल पूछूं, आपने कहा इमरजेंसी प्रोपेगेंडा फिल्म, आपने इमरजेंसी देखी है या एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए। आपकी जो उम्र है वो उस उम्र में जाहिर सी बात है आपने इमरजेंसी देखी नहीं होगी, जो इमरजेंसी थी। आपने अभी फिल्म भी नहीं देखी, आपने अभी इमरजेंसी भी नहीं देखी, और आप बिना फिल्म को देखे, बिना इमरजेंसी को देखे, बिना इमरजेंसी को अनुभव किए आपने छूटते ही कह दिया प्रोपेगेंडा फिल्म है। किस आधार देखिए ये 2024 से पहले रिलीज होने वाली थी इमरजेंसी। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा, मेरा सवाल समझिए ना। अरे मानवी जी मेरा सवाल समझिए, एक मिनट, मैं बिल्कुल मेरा सवाल समझिए ना। मेरा सवाल क्या है, मैं कह रहा हूँ आप, अरे सवाल समझिए। आप कह रही है प्रोपेगेंडा फिल्म है, फिल्म अभी आई नहीं, फिल्म आपने देखी नहीं, ठीक है ना, इमरजेंसी आपने देखी नहीं, आप किस आधार पे कह रही हैं? जवाब दे रही हूँ, आप वो सुनना नहीं चाह रहे। देखिए 2024 से पहले की वो रिलीज होने वाली थी, कहीं ना कहीं करते 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 अब वो जनवरी में रिलीज हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी पता है कि वो पिक्चर रिलीज होएगी तो बहुत क्योस मच सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने वहां पे सरदारों की छवि दिखाई है वो ठीक नहीं दिखाई है। नहीं तो ये पिक्चर कब की पहले रिलीज हो जाती, कितनी बार इसकी डेट पोस्टपोन हुई है। कहीं ना कहीं आप एक वर्ग को टारगेट कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपसे प्रोपेगेंडा का जो प्रोपेगेंडा के तहत बनाते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 उदाहरण दे देती हूँ। मैं आपसे पूछता हूं इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? मैं आप मुझे क्या जानना चाहते हैं? आप मुझे बताइए इमरजेंसी के बारे में क्या जानती हैं? इमरजेंसी देखिए, अगर ये इमरजेंसी बनाई होती नॉर्मल किसी, मैं इमरजेंसी बनाई नहीं, मैं कह रहा हूं इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? इंदिरा गांधी जी के ऊपर है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? आयरन लेडी। इमरजेंसी क्या है? देखिए जब विपक्ष एक तरफ हो गया था तब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, और इमरजेंसी में क्या हुआ था इमरजेंसी में?
अब आप मुझसे पूरी डिटेल यहीं पे ले लेंगे। अरे मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने फिल्म देखी नहीं, आप इमरजेंसी को प्रोपेगेंडा बता रही हैं, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ना कि इमरजेंसी में ऐसा क्या प्रोपेगेंडा। अगर देखिए प्रोपेगेंडा क्या होता है, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, प्रोपेगेंडा वो होता है कि जो सच से अलग होता है। आप ये कहना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इमरजेंसी में क्या हुआ था, आप कितना जानती हैं? बता रही हूँ, इमरजेंसी में आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई, आम आदमी जैसे रह रहा था वैसे ही रह रहा था। अगर दिक्कत मानवी तनेजा सुनिए, मानवी तनेजा सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूं, सुनिए मानवी तनेजा सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूं। एक मिनट आरपी सिंह रुकिए, मैंने अपनी बहन को खोया इमरजेंसी में। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं। आपको मालूम है मैंने अपनी बहन को इमरजेंसी के कारण खोया है, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मेरी बहन को नकली खून चढ़ाया था। और आप लोग कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोपेगेंडा है। कितने लोगों की जाने गई थी, कितने लोगों को सिगरेट के बट से जलाया गया था। आपको या तो आप पढ़ लिख कर आइए इमरजेंसी। दिक्कत है, एक मिनट की आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, एक मिनट रुकिए। पहले आप किसी चीज को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सिर्फ कहने के लिए कहना नहीं होता कि आपको कुछ कहना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है। इमरजेंसी को पहले जानिए। अगर फिल्म के आपको एतराज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी फिल्म को लेकर कह सकते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन अभी आपने फिल्म देखी नहीं, अभी आपको यह तक नहीं पता इमरजेंसी है क्या, लेकिन आपको ज्ञान देना है कि इमरजेंसी पर बनी फिल्म प्रोपेगेंडा है। क्योंकि आपको चाहिए कि जो है पेड़ खड़ा करके आगे पीछे हीरो हीरोइन नाचे, फूल ऐसे ऐसे मिले, वही आपको सिनेमा लगता है। बाकी कुछ दिखा दो तो आपको प्रोपेगेंडा लगता है, क्योंकि वो आपको एजेंडा को सूट नहीं करता। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। रुकिए मानवी जी, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। पहले इमरजेंसी को जान लीजिए, समझ लीजिए क्या हुआ था। बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं उसके ऊपर, बहुत सारा साहित्य है उसके ऊपर, वो पढ़ लिख करके करेंगी तो ज्यादा अच्छी डिबेट कर पाएंगी। आरपी सिंह बोलिए। मानवी बहन, मुझे नहीं लगता कि आपकी उम्र होगी जब आपने इमरजेंसी समझी होगी या देखी होगी या सही होगी। हमारे जैसे लोगों ने जिन्हें, मानवी जी सुनिए, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। जी अशोक जी ने या मैंने या और मेरे उम्र के जो लोग होंगे उन्होंने इमरजेंसी सही है। हम लोग इमरजेंसी के कारण से ही सामाजिक जीवन में आए। आपकी जानकारी के लिए रातों रात लोगों को जेल में डाल दिया गया था। लाखों लोग, एक नहीं दो नहीं, लाखों लोग इमरजेंसी में जेल में थे। जेल में जगह नहीं थी तो स्टेडियम में भर दिए गए थे लोग। और जिस प्रकार के अत्याचार विपक्षी दलों पर नहीं, एक कॉमन आदमी पर होता था, आप सोचकर दंग हो जाएंगी। जबरदस्ती नसबंदी होती थी, जबरदस्ती नसबंदी। जरा मैं आपको, मुझे अशोक जी इनका जरा एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं इनको कुछ एक दो किताबें भेजूंगा। इमरजेंसी में जो अत्याचार जिन लोगों ने सहे उनकी किताबें हैं, जरा वो पढ़ लेंगी तो समझ लेंगी, तो समझेंगे इमरजेंसी क्या थी। ये जो आज आप इतना कह रही और बोल रही है ना, देखिए आप ना जैसे मानवी रुकिए एक मिनट, एक एक करके मानवी एक एक करके सुन लीजिए, उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। रुकिए बहन, जितना आज आप बोल पा रही है ना इमरजेंसी में, इसका एक अक्षर भी नहीं बोल पाती, एक अक्षर। इंदिरा गांधी जी के आई भी अगर आपने बोल दिया और अगर वो ठीक कॉनोटेशन में नहीं होता तो आपको जेल के पीछे भेज दिया जाता था। ये स्थिति थी इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी से हटकर एक बार एक मिनट इन्होंने जिक्र किया सरदारों को गलत प्रेजेंट किया गया। मैं आज इस टीवी चैनल पे खुलेआम कह रहा हूं और ये सोचकर कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ कांग्रेस वाले अगर मैं गलत कहूं तो मुकदमा लगा दे एक बार। पूरा का पूरा जो खालिस्तान का जो पूरा मामला है वो मिसेस इंदिरा गांधी की देन है देश को। पूरा जो खालिस्तान का मामला है, वो जो पूरा पंजाब के साथ हुआ, जो सिखों को उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने राजनीतिक कारणों से चुनाव जीतने के लिए सिखों को जिस प्रकार से प्रेजेंट किया देश में, जिस प्रकार से सिखों को एंटी नेशनल, सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट कौम जिसने आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहादतें दी, जिन्होंने पूरी देश की लड़ाई के लिए हमेशा जब जरूरत पड़ी तब शहादतें दी, उनको एंटी नेशनल प्रेजेंट करके चुनाव जीतने की राजनीति करी थी। और उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति था तो मिसेस गांधी ही थी, संजय गांधी थे और कमलनाथ थे। ओके सर, एक मिनट, मैं चाह रहा हूं एक बार, एक मिनट मानवी जी मैं आऊंगा, एक मिनट आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। मैं चाह रहा हूं एक बार फिर विषय पर आए। जो सवाल मानवी ने उठाया, आरपी सिंह जी उसका जवाब। वो ये कह रही हैं कि भाई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, वो भी तो गोधरा पे थी, उसको बैन कर दिया गया और ये फिल्म आई, इसलिए क्योंकि सरकार इसके पीछे ये प्रोपेगेंडा है।
सरकार किसी भी फिल्म के पीछे नहीं है, सरकार सिर्फ सच के साथ है। और बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी, कृपा कर अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब पे उन दोनों चली थी, सोशल मीडिया पे थी, जिस प्रकार से ये कहा गया कि वो जो आग लगी थी वह आग अंदर से लगी थी, वह आग इससे लगी थी कि अंदर कोई रोटियां पकाई जा रही थी, अंदर कोई चूल्हा जलाया जा रहा था। इस प्रकार की प्रेजेंटेशन थी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में। और आप सोच सकती हैं कि जिस डब्बे के अंदर 100 से अधिक यात्री हों, 100 से अधिक यात्री हों एक डब्बे के अंदर, उस डब्बे के अंदर चूल्हा जलाने की जगह कहाँ और किसके पास होगी? सिर्फ क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड करना था मोदी जी के खिलाफ, तब भी और अब भी एक नैरेटिव बिल्ड करना था इस देश के खिलाफ। इसलिए उस प्रकार का एक प्रेजेंटेशन दिया गया कि जिस प्रकार से कोई बहुत बड़ा जानकर गोदरा कराया गया और गोदरा कराकर उसके बाद जो हुआ वो उसका इंजाम दिया गया। ओके, मतलब जो सच है, एक मिनट, जो सच है वो निकल कर आता है, समय लगा और अंतगत सच आ रहा है बाहर, और आज सच सबको चुभ रहा है। ओके, मानवी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं रावल जी के पास बोलना चाहती हूँ। मैं 2 बात यहाँ बोलना चाहती हूँ। जहाँ ये बात कर रहे हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे, अगर मणिपुर पे पिक्चर बनाएगा कोई, उसको भी बैन करा देंगे, क्योंकि ये चाहते हैं इतिहास को मरोड़ तरोड़ के जनता के सामने पेश किया जाए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि इमरजेंसी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अगर आपको दिक्कत थी तो आप आवाज उठाते। दूसरी बात ये, मैंने आवाज उठाई थी, मैं तो बहुत छोटा था, मेरे पिताजी ने आवाज उठाई थी, तभी उनको, मेरे पिताजी ने आवाज उठाई थी, तभी उनको जेल में भेजा गया था। आवाज उठाई थी, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आम आदमी नहीं क्या होता है? आवाज उठाई थी आप, जिन्होंने आवाज उठाई, ऐसे 60,000 लोगों को किसकी नसबंदी करवाई होगी? मैंने गलत नहीं बोला, ये सत्ता बोर्ड किसकी नसबंदी करवाई थी? पूछिए आप पिताजी से जाकर। एक वो मात्र आयरन लेडी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, और किसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे? वो मात्र एक ऐसी लेडी थी, उनसे विपक्ष ऐसे डरता था। ये सारी की सारी राजनीति जो थी, मानवी जी, आज यही तो बात है कि पाकिस्तान यही के तो बात मेरा है। विषय, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर, मेरा विषय इमरजेंसी नहीं है, एक मिनट रुकिए ना, मेरा विषय पीड़ा हम भुगत रहे हैं। एक मिनट, मेरा विषय इमरजेंसी, एक मिनट आशीष जोशी, आशीष एक मिनट रुकिए, आशीष एक मिनट रुकिए, आशीष एक मिनट रुकिए, आशीष एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मानवी एक मिनट सुनिए, मानवी एक मिनट सुनिए, मानवी एक मिनट सुनिए, मानवी एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, मानवी एक मिनट सुनिए, मानवी एक मिनट सुनिए। इंदिरा जी आयरन लेडी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बांग्लादेश, एक मिनट सुनिए, मेरी बात तो सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, मैंने क्या कहा? इंदिरा जी बहुत महान नेता थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इंदिरा जी महान प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये सब ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इमरजेंसी का सच भी है कि जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई, ऐसे 60,000 लोगों को, सुनना नहीं चाहती आप, ऐसे 60,000 लोगों, मेरी बात को घुमा रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं घुमा रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं। 60,000 लोगों को अगर 60,000 लोगों को अगर रातों रात जेल भेज दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंदिरा गांधी का, तो वो इमरजेंसी थी, उस इमरजेंसी के सच को स्वीकारिए। इमरजेंसी इस चीज के लिए नहीं है, लेकिन मेरा जवाब आपने फिर भी नहीं दिया। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये इंदिरा जी ने नहीं बोला, और ट्रेलर में दिखाया गया। अब ट्रेलर कहाँ दिखाया? ये कुछ अनपढ़ है क्या? चश्मा लगाकर देखती है खास? आपको मालूम है कांग्रेस के नेताओं ने बोला था, देवकांत बरुआ का नारा था, इंडिया इज इंडिया। किसने बोला था? आप देख लीजिए, आप होमवर्क है, किसने बोला था आपको पता लग जाएगा। अरे मैं बता रहा हूँ, देवकांत बरुआ ने बोला था। अब ये भी जुटलाइए, इंदिरा जी ने नहीं बोला था। आप रोमिला थापर से भी बड़ी इतिहासकार हो गई हैं भैया। मैंने कब कहा इंदिरा गांधी ने बोला था? ये किसने कहा? आवाज को तेज करके मेरी आवाज को दबा नहीं, आपकी आवाज क्या दबाऊंगा मैं? आपकी आवाज दबाने की जरूरत क्या है? पब्लिक देख रही है, जिसको यही नहीं पता इमरजेंसी क्या होती है, उसकी आवाज मैं क्या दबाऊंगा? जिसको लग रहा है इमरजेंसी में तो कुछ हुआ ही नहीं था, इमरजेंसी में किसी आम आदमी को फर्क ही नहीं पड़ा था। मेरा विषय इमरजेंसी है नहीं, मेरा विषय इमरजेंसी है नहीं। लेकिन मानवी आपको थोड़ी सी इमरजेंसी के बारे में पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, उसके बाद इमरजेंसी पे भी आपसे डिबेट करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रावल जी को दीजिए, रावल जी को दीजिए, रावल जी से मेरा विषय आज साबरमती है। उसको आप प्रोपेगेंडा कह रही हो, तो रावल जी मेरे साथ बैठे हैं, वो बताएंगे साबरमती में क्या हुआ था। उनको भी आप झुठला दीजिए, वो आपकी इच्छा है। रावल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? रावल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। उस दिन रावल जी आप उस ट्रेन में मौजूद थे
जिस ट्रेन में ये घटना घटी, जिस ट्रेन को जिहादियों ने, दंगाइयों ने जला दिया था, जिसको बाद में लालू यादव ने और उस वक्त की यूपीए सरकार ने एक हादसा साबित करने की कोशिश की, ट्रेन एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज भी लोग कह रहे हैं कि जो कुछ ये फिल्म है ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्या कहेंगे आप? उसी दिन को जो हम याद करते हैं तो आज भी हमारी रूह कंपन होती है। जो सुबह में गोधरा ट्रेन पे सुबह में ट्रेन खड़ी हुई तो सभी यात्री को सुबह का चाय पानी के लिए नीचे उतरे तो स्टेशन के ऊपर से पथराव शुरू हुआ, कांच की बोतलों से पथराव शुरू हुआ, कांच की बोतलों का मारा शुरू हुआ। उसके बाद में थोड़ी देर में ट्रेन आगे चली, ये आगे चलने के बाद आधा 1 किलोमीटर तक चली, तब एकदम ट्रेन ब्रेक हो गई। और वो दिन जो आज याद कर और जो सही में जो बताए, तो आज जैसे कि हमने बांग्लादेश का इस्लामिक आतंकवाद देखा है, वही आतंकवाद वो गोधरा ट्रेन के ऊपर हुआ था। और वो गोधरा ट्रेन में जो हम लोग थे, हमारे साथ में, मेरे साथ में 58 बहनें थी। वो बहन कान के ऊपर से हाथ नहीं रख सकती, उठा सकती थी, इतनी गंदी गालियां बोल रहे थे वो लोग। और उसी डब्बे के ऊपर एसिड की बोतलों, पथराव और उसका हथियार, जैसे कि बोलते कुहाड़ी, हमारे वहाँ धारिया बोलते, वो सब लेके डब्बे के ऊपर मारते थे। और इतना लोग का जुलूस जैसे निकला हुआ, ऐसे लोग आ गए। वहां की जो बहनों देखो ना, हम तो बहन कहते हैं, वो बहन कहने के लायक भी आज नहीं है। वो खुद के कपड़े में बोतल के शीशे, कांच, पत्थर और भर के इतना पथराव किया था वही ट्रेन पे। और जहां से हम लोगों की गाड़ी चली और दूसरी ओर से, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि राइट साइड से इस्लामिक आतंकवादियों, जैसे हम तो अभी खुलेआम बोलते हैं कि इस्लामिक आतंकवादियों वो कैरबा भर के आए और वो पूरी ट्रेन जलाने के, वो उसी का दिन का जो आज वो 2-4 सेंटेंस बोले, तो बोले इन काफिरों को जला दो, इन काफिरों को मार दो, अयोध्या जाके आए, कार सेवा करके आए, इनको जिंदा नहीं छोड़ने का है। ये सब लोग का उसी दिन नारा था। और आज भी हम लोग वही दिन याद करते हैं तो हमारी अंदर कंपन होता है कि क्या करेंगे। वो जैसे कि हम लोग हमारे भारत में नहीं है, ऐसा माहौल उस दिन बनाया था इन लोगों ने। और पूरा 1 घंटे तक उन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया था और वो ट्रेन को पूरा जलाने का ही प्लान करके वो लोग आए थे। क्या उदयन जी, क्या ये सब आपको उस समय जो कुछ हुआ, आपको क्या ये प्री प्लान लगा? आपको लगा क्या ये योजना बना के किया गया है? आपको उस वक्त पहली आपके मन में क्या विचार आया था जब इस तरह से ट्रेन पर अटैक हुआ था? साहब जी, उन लोगों वो ट्रेन 3 घंटे लेट थी। वो गोधरा ट्रेन आने का टाइम में 3 घंटे लेट थी। उन लोगों का पूरी ट्रेन को, सभी कार सेवकों, यात्रियों को, कार सेवक से ज्यादा दूसरे भी यात्री थे हमारे, उनको सबको पूरी ट्रेन जलाने का प्लानिंग था। और जैसे कि वो पेट्रोल जो भी जलन पदार्थ कारबा लेके आ रहे थे, उसी से मालूम होता था कि इन लोगों को पूरी ट्रेन जलाने का प्लानिंग पहले से ही करके रखा था। और जो सोचने नहीं सकते, लेकिन कुदरत ने सोचा होगा, तो वो ट्रेन 3 घंटा लेट हुई तो बच गए, नहीं तो आज 59 नहीं, आज हजारों की संख्या में इन लोगों ने जला दिया होता। ऐसा माहौल था और हमने खुद ने हमारी आंखों से देखा है। और उसी दिन याद करते और दूसरे दिन पेपर में सुनते कि पूरी ट्रेन को जलाने का प्लानिंग था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे परिवार वाले को क्या होती हुई उसी समय की बात की याद करते हैं तब। और उन लोगों का मानसा ही ऐसा है कि सबको मार डालो और सबको काट डालो और जिंदा जला दो। और वो जो गालियां बोलते थे, भाई साहब मैं नहीं बोल सकता, वो इतनी गंदी गालियां उनके मुंह से, उनके भाई बहन जो भी है, मुस्लिम आक्रांता हो, हम तो इस्लामिक आक्रांताओं को ही बोलते हैं, वो इतनी गंदी भद्दी गालियां बोल रहे थे। हमारी बहन बेटियां कान से हाथ भी नहीं उठा सकती थी, ऐसा माहौल अंदर ट्रेन में था। जितनी खिड़की थी, सब खिड़की, कांचों की खिड़की टूट गई थी। और आज भी वो दिन देख सकते मालूम हुए, ट्रेन के ऊपर एसिड का बोतल फेंकते और एसिड का जैसे कि नीचे उतरे, उसी समय अंदर की गैस होते थे। हमारे अंदर बहनों को और भाइयों को, जिसको पानी था, वो पानी कपड़े से आंखों पे जलन हो रही थी। उदयन जी जो बता रहे हैं, पानी भी नहीं रहा था। उदयन जी, ओके, उदयन जी जो बता रहे हैं वो हाल फिलहाल मैंने देखा कि कई उस जो है वो सही है। एक मिनट, उदयन जी जो बता रहे हैं ये इंसिडेंट अभी हाल फिलहाल में कई जो उस ट्रेन में मौजूद थे, उनकी जो बयान अभी आए हैं, जो अभी सोशल मीडिया में लगातार उन्होंने कहा कि सिर्फ आग नहीं जलाई गई थी, बल्कि अंदर एसिड से भरी हुई बोतलें भी फेंकी गई थी।
तो उससे साजिश का पता चलता है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ठीक है, ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसको लेकर एक अदालती प्रक्रिया चलेगी, लेकिन ये तो सच था कि ये ट्रेन के ऊपर एक अटैक किया गया था, 59 कार सेवकों को मारा गया था। तो फिर अगर ये सब कुछ हुआ तो इसके ऊपर फिल्म, कोई प्रोपेगेंडा फिल्म कैसे हो सकती है? और फिर विक्रांत मैसी को अगर इस फिल्म के लिए टारगेट किया जा रहा है तो क्या ये सही है? किसी फिल्मकार के पास क्या इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से फिल्म बना सके? आता हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं सच नहीं स्वीकार, कौन है गोधरा के गुनहगार। क्योंकि गोधरा को लेकर जिस तरह से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जलाया गया था, उसको लेकर एक फिल्म बनी है। उस फिल्म को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कैबिनेट और संसद कई सांसदों के साथ देखा, और उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि गोधरा में जिस तरह से हुआ उसका सच आज देश जानने लगा है। अदालती प्रक्रिया भी उसमें पूरी हो चुकी है। अदालत जो है उसमें फैसला भी सुना चुका है। अदालत ने इसमें जो दोषी हैं उनमें से 10 को जो है फांसी की सज़ा और 11 को जो है उनको आजीवन कारावास की सज़ा भी सुनाई। लेकिन इसको लेकर जो सच को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई, सच को छुपाने की कोशिश की गई, इस नरसंहार को एक हादसा बनाने की कोशिश की गई, आखिर इसके गुनाहगार कौन है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। RP सिंह जी BJP से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मानवी तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। आशीष जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उस वक्त गुजरात में थे, इस खबर को उन्होंने ब्रेक किया था। उद्यन रावल इस ट्रेन में मौजूद थे जिस ट्रेन को पे इस तरह से अटैक किया गया। मानवी, अभी आपने उद्यन जी को सुना, वो तो उस ट्रेन में मौजूद थे। जो उद्यन जी की कहानी है और जो इसकी पूरा सच है, वो फिर कह रहा हूँ मैं कि वो तो अदालती प्रक्रिया में भी साबित हो गया ना कि भाई ये सब जो है इसके ऊपर एक अटैक था, एक साजिश थी। अब उसी चीज़ को एक फिल्म दिखा रही है, तो उसको प्रोपेगेंडा फिल्म किस आधार पे कहा जाए? देखिए, मैं इसलिए प्रोपेगेंडा कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमेशा दिखाने की कोशिश करी है, और ये पहली बार नहीं हुआ। अगर आप केरला स्टोरी की बात करें, क्योंकि टेंडेंसी देखनी है, ट्रेंडिंग चल रही है। अगर आप केरला स्टोरी की बात करें तो केरला स्टोरी में पहले 32,000 के आंकड़े थे, लेकिन लोगों ने विरोध किया कि 32,000 के आंकड़े आपके पास कहां से आए। तो 32 से 3 बनते हुए 3 मिनट नहीं लगे। जब कोर्ट में बात गई तो 32 से 3 बने। अब दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं इतने सारे विक्टिम्स है, पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री में हम उस पर चर्चा कर चुके हैं।
अगर विक्टिम्स हैं तो इन्होंने अभी तक विक्टिम्स के लिए क्या किया? क्या सरकार ने विक्टिम्स के लिए मदद करी? अब ये जिन्होंने पिक्चर बनाई है, ये जो डायरेक्टर है धीरज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या इन्होंने विक्टिम्स के पास जा करके उनकी कोई मदद करने की कोशिश करी? विक्टिम्स के लिए क्या करा? इन्होंने कुछ भी नहीं करा विक्टिम्स के लिए। और जहां तक अभी आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी पिक्चर देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की बात लोग मानते हैं, वो कुछ भी कहते हैं लोग मानते हैं, चाहे वो कोरोना में घंटी बजाने का काम हो, चाहे वो घर में झंडा लहराने का काम हो, चाहे वो कोई प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनाने का काम हो। पिक्चर जो बनती है तो लोग उनको देखते हैं। केरला स्टोरी में जब बॉक्स ऑफिस पे केरला स्टोरी फ्लॉप हो गई थी, मानवी मेरा एक निवेदन है, हम लोग बार बार दूसरी फिल्म का, मैं चाह रहा हूं अभी आपने, क्योंकि ये सारी 3-4 फिल्म्स लाइन से हैं, ये जो है ये प्रोपेगेंडा के तहत फिल्म्स हैं। ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल, मेरा आपसे सवाल इसी के संदर्भ में रहेगा। मैं अभी आशीष चाहता हूँ, मैं केरला स्टोरी इधर उधर नहीं जाना चाहता, वो एक ट्रेंड क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अभी आपने BBC की डॉक्यूमेंट्री की बात की, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप तो इस देश की नागरिक हैं, भारत की नागरिक हैं, तो आप इस देश की सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की अदालतों को, जो उनका फैसला आता है, आप उनको मानती हैं? आपको लगता है कि अदालतें सच कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मानती हूँ, मुझे पता है अदालत से ही वहां से स्टॉप हुआ है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मेरा पूरा सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, अगर आप अदालतों को मानती हैं तो जो भारत की अदालत, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर BBC की डॉक्यूमेंट्री, और वो डॉक्यूमेंट्री, सिनेमा एक अलग चीज़ है, आप जानती हैं, आप सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, सिनेमा में बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक होती हैं। इस फिल्म को लेकर भी जो फिल्मकार है उन्होंने कहा 70% से 80% नहीं, मेरी बात सुनिए, पूरा सवाल सुन लीजिए ना, उसके बाद जवाब दीजिए। अगर एक डॉक्यूमेंट्री कोई बना रहा है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री कोई इमेजिनरी नहीं होती, और डॉक्यूमेंट्री में भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये चीज ऐसे हुई थी और ये सच है, और कोर्ट फैसला सुना रही है, उस फैसले के विपरीत जाकर एक विदेशी चैनल जो है डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, वो नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो आप BBC के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? अगर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है किसी पिक्चर के तहत, तो मुझे लगता है कि ऐसा सेंसिटिव टॉपिक छेड़े ही ना। अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जैसे विक्रांत मैसी ने रिटायरमेंट की अपनी पोस्ट, हाँ मैं समझ गई आपके सवाल, मैं पूरा लाइन तो बोल दूं, मैं समझ गई आपका सवाल, मैं उसी सवाल पे आ रही हूँ। तो विक्रांत मैसी ने कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का पोस्ट क्यों डाला? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पसंद। आज विक्रांत मैसी, मैं वही बता रही हूँ, विक्रांत मैसी रिटायरमेंट ले ना ले, वो मेरा इशू नहीं है। नहीं मानवी, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है, मेरा इशू विक्रांत मैसी नहीं है। मैंने आपसे सवाल, सुनिए, आपने BBC का, एक मिनट मानवी, एक एक करके चीजें क्लियर करते चलते हैं ना। आपने BBC बार आपने 3-4 बार BBC का जिक्र किया। अब मैं आपसे तो सुनिए ना, मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा, मैंने पूछा, एक तरफ भारत की सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही है कि ये सच है, दूसरी तरफ BBC उसके अगेंस्ट दिखा रहा है कि नहीं ये सच है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत के नागरिक होने के नाते, मिल गया, हाँ कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गई है, तो आपत्ति क्यों? तो फिर देखने देना लोगों को, लोग फैसला करेंगे। मतलब भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर कोई विदेशी, मैं इसी को कह रहा हूं, देखिए यही इकोसिस्टम है, यही प्रोपेगेंडा। हो गया। अब आशीष की बारी, ओके, आशीष की बारी, ओके, एक मिनट में आ रहा हूं, एक एक करके सबकी आवाज डाउन कीजिए, जिसको मैं बोलूं वही बोलेगा। मैंने देखिए यही का, एक मिनट में आशीष, एक मिनट रुकिए, आशीष एक मिनट में आ रहा हूं, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखो मैं यही कह रहा हूं, यही इकोसिस्टम है, और भारत के लोगों को इस इकोसिस्टम को जानना समझना जरूरी है। एक पूरा मामला जो देश की अदालतों में लंबे समय तक चला, सबूत पेश हुए, गवाह पेश हुए, उसको लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, लेकिन एक विदेशी प्रोपेगेंडा आता है, और विदेशी प्रोपेगेंडा कहता है भारत की अदालत अब बेकार है जी, हम जो बताएंगे वो सच है। और भारत में, इस देश में लोग ऐसे बैठे हैं जो उस विदेशी प्रोपेगेंडा के लिए तालियां बजाते हैं। ये इस देश का इकोसिस्टम है, और मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इसमें प्रोपेगेंडा में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं, और किस किस के क्या हित है मैं नहीं जानता, ये इसका जांच का विषय है। लेकिन आप अगर एक विदेशी प्रोपेगेंडा को चला रहे हो भारत में, भारत की सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाकर, तो उससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। आशीष मुझे तो इस बात पे हैरानी होती है, उस वक्त देश के पत्रकारों ने जो कुछ किया, जो जैसे मैंने कहा कि गोधरा कांड का सबसे पहले मेरे पास, वह स्पॉट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो बाइट थी मेरे पास, वो RPF के तत्कालीन वहां के जो इंस्पेक्टर थे, जो कि धर्म से क्रिश्चियन थे, उनकी बाइट थी। उन्होंने जो ऑन कैमरा जो घटना के बारे में बताया था, उसको उन्होंने नहीं माना। पूरे गोधरा कांड की जो जांच करने वाले जो उसके आईओ थे, वो नोएल परमार है, वो एक क्रिश्चियन है धर्म से, और इस पूरी जांच में कई मुस्लिम पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व रहे हैं।
और जिनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने फैसला दिया है। मानवी जी जैसे लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, उस रिपोर्ट पर यकीन नहीं करते हैं। वो उस पूरी रिपोर्ट को जो एक अच्छे से, जिसमें सभी धर्मों के अधिकारी, यहाँ तक कि मुस्लिम ईसाई अधिकारी मिले हुए थे, सबने जो जांच की है उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं और बीबीसी की रिपोर्ट को ये मानते हैं। यानी इन्हें भारतीय सिस्टम पर, भारत की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर, भारत के पुलिस सिस्टम पर भरोसा नहीं है। और यही लोग जब बांग्लादेश की घटना होती है तब इनके पूरे मामले पर बोलने के लिए इनके मुंह पर दही जम जाती है। यानी इनका दोहरा रवैया है। ये इस तरह के जब अपने को सूट करता है तब ये बीबीसी का हवाला देते हैं, और जब जब यहाँ लगता मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं, मैं यहाँ पर एक बात और, क्योंकि आशीष, मैं एक बात और यहाँ बता दूं, आशीष उस वक्त गुजरात में थे, मैं दिल्ली में था, और मैं आज ये इस बात को मुझे स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है कि हम सब पत्रकार उस वक्त जो थे उसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमारे सामने ये झूठ गढ़ा जा रहा था, लेकिन पत्रकारों ने सच बोलने का साहस नहीं दिखाया। हम सब जिम्मेदार हैं। आखिर क्यों नहीं उस वक्त जो है इसकी तह खोली गई, क्यों नहीं जो है ये जो यूसी बैनर्जी रिपोर्ट बनाया गया उसको लेकर क्यों नहीं पत्रकारों ने सवाल उठाया कि भाई इस तरह से कैसे हो सकता है कि दो जांच कमीशन बने और वो भी एक जांच कमीशन सीधा सिरे से खारिज कर दे और क्या ये तो जो आगजनी है ये तो अंदर से आग लगी है। सब सच साफ दिख रहा था। उसके बावजूद भी अगर आपको स्वीकार नहीं करना तो फिर सवाल उठते हैं कि भाई ये क्या इकोसिस्टम था, क्या एजेंडा था। छोटे से ब्रेक के बाद फिर आ रहा हूं आखिरी कमेंट के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं साबरमती रिपोर्ट फिल्म आई और उसको लेकर जो तमाम चर्चा चल रही है, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन पर। आरपी सिंह जी, एक बात बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार है तो वो अब सिनेमा को भी इस तरह से प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल करती है और कुछ फिल्में इस तरह की आती है जो आपके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर फाइल इनको कुछ एजेंडा दिखता था जो सच था। इन्होंने तो कभी कश्मीरी पुलिस तो शायद तब पैदा भी नहीं हुई थी जब कश्मीर का सारी घटना चक्र हुआ, जब कश्मीरी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कश्मीर गई थे। सुन लीजिए ना, तो फिर कश्मीर फाइल्स तो आपके लिए प्रोपेगेंडा होना चाहिए या सच होना चाहिए, दोनों से एक चीज होनी चाहिए। कश्मीर को जिसने भुगता वो समझे। सच दिखा रहे हैं, पूरा नहीं। आप आधा सच दिखा रहे हैं, पूरा नहीं। और वहां पे सिर्फ एक ही वर्ग को आप दिखा रहे हैं कि वो इतना टॉर्चर में रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसको फिर भी फिर आधा सच दिखाया, इसे कहीं ना कहीं लोगों का फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको सच नहीं बताया। सुनिए, बताया है, पूरा सच बताया है मुझे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको सच बताया नहीं, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, एक मिनट सुनिए ना, किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों ने उनकी मदद करी और उन्होंने पनाह जो लिया वो मुसलमानों के घर में लिया था, ये बताया था मुझे। तो आधा सच ही दिखा रहे हैं। जो मुझे उन्होंने बताया, 5 लाख जो कश्मीरी पंडित वहां से निकाले तो ऐसे निकाले गए। मैं आपने क्योंकि खालिस्तान की बात कर दी। अरे रुको ना एक मिनट, रुको माननीय, एक मिनट रुको, एक एक करके आवाज डाउन, एक आदमी को बोलने दीजिए, बाकी दूसरे की आवाज डाउन कर दीजिए। जो बोल रहा है एक को एक करके बोलने दीजिए प्लीज। आप सिर्फ कहीं पे आपको किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, जरा पढ़ा लिखा करिए और फिर समझिएगा। ये है खालिस्तान का सच, ये है इंदिरा गांधी का सच, ये इंदिरा गांधी का सच, समझे आप? ये रॉ का अफसर है, रॉ के अफसर थे जीपीएस सिद्धू, ये रॉ के अफसर थे जीपीएस सिद्धू, जिन्होंने किताब लिखी और बताया। एक एक करके डाउन करिए, आवाज डाउन कीजिए, आवाज डाउन कीजिए प्लीज। एक एक करके बोलने दीजिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, एक एक करके। आरपी सिंह जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। मैं इसलिए
कह रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ से क्या चंडू खाने की बातें सुनकर गूगल पर पढ़कर पता नहीं से सुना है मैंने, कैसे इनके दादा रहे होंगे जो ये नहीं बता पाए कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कैसे निकाला गया, किस प्रकार से कश्मीरी बहनों को काटा गया, वो नहीं बताया, किस प्रकार से कश्मीरियों पर अत्याचार हुआ वो नहीं बताया। देखिए दिक्कत क्या है, ओके देखिए दिक्कत क्या है इस देश में, देखिए दिक्कत क्या है। हमारे साथ रावल जी बैठे हैं जो उस ट्रेन में मौजूद थे और जिन्होंने बताया उस ट्रेन पर किस तरह से हमला हुआ। हमारे साथ आरपी सिंह जी बैठे हैं जिन्होंने कश्मीर में तिरंगा फहराने की कोशिश की थी और उनको जो है उसको उठा करके उनको जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने डंडे खाए थे कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए। हमारे साथ आशीष जोशी हैं जिन्होंने वहां पर लाइव रिपोर्टिंग की थी गोधरा के बाद। यहां पर मैं मौजूद हुई जिसने अपनी बहन को इमरजेंसी में खोया। लेकिन इकोसिस्टम क्या है जो जिसमें मानवी जी जैसे लोग पलते हैं बढ़ते हैं, वो इकोसिस्टम है। रावल जी झूठ बोल रहे हैं, आशीष जोशी झूठ बोल रहे हैं। वो तो घूमने गए थे, वो तो डल में जो है आरपी सिंह जी वो कर रहे थे और मेरी बहन को किसी ने नहीं मारा, वो तो जो है मेरी बहन। तो आप सबका सच जो है अस्वीकार कर दो। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो भी नहीं हुआ। उनके दादाजी ने उनको जो कहानी सुनाई वो कहानी सच है, बाकी सबका जो सच है वो झूठ है। तो आपके दादाजी का सच होगा, आपके दादाजी को किसी ने बचाया होगा, लेकिन 5 लाख लोगों ने जिन्होंने भागे और वो लोग जिनको घर में तो मुसलमानों ने पनाह दी और जिनको पनाह देकर जिनका पता दे दिया उनका सच भी है। मानवी जी आज सच आपका नहीं होता, जो सच आपने देखा, आपने सुन लिया, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, वही सच नहीं होता। इस देश का दूसरा सच भी है। थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए। जब मॉडलिंग से फुर्सत मिले थोड़ा इतिहास को पढ़ लीजिए और कम से कम भारत की सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन रखिए। यह नहीं कि बीबीसी ने कह दिया वो सच है, क्योंकि वो गोरे चिट्टे लोग हैं। बीबीसी है वो कहेगा वो सच है, क्योंकि बीबीसी ये जो दिमाग में घुसी हुई है ना कि अंग्रेजों ने हम पर रूल किया तो गोरा चिट्टा जो होगा वो सही कहेगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गोरों ने जब राज किया था। आज हम गोरों के गुलाम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मानवी जैसे लोग आज भी गोरों के मानसिक रूप से गुलाम है। इसलिए उनको भारत की सर्वोच्च अदालत नहीं, उनको बीबीसी का एजेंडा दिखता है और यही इस देश का दुर्भाग्य है। जब तक इस तरह से भारत में जो ब्राउन अंग्रेज है ना, जब तक ये लोग बैठे हुए हैं तब तक बीबीसी का एजेंडा इनको सच लगता है। ये इस देश की दिक्कत है, यही दुर्भाग्य है। और जब तक ये जो ब्राउन अंग्रेज जो है ना, जब तक ये भारत की मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक भारत को समझेंगे नहीं ना, तब तक इस देश में इस तरह के एजेंडे चलते रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई लोग आएंगे और इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस एजेंडे का सच जो है हम आपको दिखाते रहेंगे और ये सच जो है आज साबरमती का, गोधरा का सच भी आपके सामने है। आज इमरजेंसी का सच भी आएगा तब भी हम आपको बताएंगे और साथ साथ कश्मीर का सच वो किसी से नहीं छुपा। कोई अगर आंखें बंद करना चाहे तो उसकी इच्छा है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।